हमारा टॉपिक है जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ईयर। ईयर की एग्जामिनेशन क्या कैसे आप करते हो, कौन कौन से टेस्ट जो बेसिकली विषय हैं वो हम आज के लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ईयर, ये कुछ जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बताइए, उसको हम एक नज़र देख लेते हैं। जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात की जाए तो बेसिकली हमें पता है जैसे कि ईयर जो है वो कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, एक एक्सटर्नल ईयर होता है, मिडल ईयर होता है और इनर ईयर आ जाता है। एक्सटर्नल ईयर में आ जाए तो एक्सटर्नल ईयर फर्दर जो है वो कंपोज होता है ऑरिकल और पिना पे एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एस शेप होती है, इसके अंदर मॉडिफाइड जो है वो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो फर्दर जिसके अंदर पे वैक्स लाइक सेक्रेट करते हैं सारी सकते हैं। आप तो ये आपको थ्रू ट्रांस वो ये बेस ऑफ द मेलियस है, ये भी एक सेंट्रल पॉइंट में जो है वो दिखाया हुआ है। कोन ऑफ लाइट बेसिकली आप दोनों डायग्राम में देख सकते हो, ऊपर भी कोन ऑफ लाइट दिखाई हुई है, नीचे भी जो है वो कोन ऑफ लाइट दिखाई। ये कोन ऑफ लाइट, ये जो कोन बनी बेसिकली लाइट का रिफ्लेक्शन है, जो ऑटोस्कोप की लाइट जब डाल के जो है वो कान को व्यू किया जाता है, ईयर को व्यू किया जाता है, तो उस दौरान रिफ्लेक्शन की वजह से कोन बनती है, उसे कहते हैं आप कोन ऑफ लाइट। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, पार्सा जो है वो फ्लैसीडा जो है ये टॉप पोर्शन आ जाता है मेम्ब्रेन का, जो लेस टॉट जो है वो अपीयर होता है कंपेयर टू बॉटम पोर्शन के, जैसे कि आप ये डायग्राम में जो है वो देख सकते हो। और सबसे लास्ट आ जाता है पार्सा टेंथा, जो सबसे नीचे जो है वो आपको पार्ट जो है वो आप ऊपर डायग्राम में जो है वो देख सकते हो, ये आपको नीचे जो है वो पार्ट दिखाया हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मिडल ईयर आ जाता है, टेम्पैनिक कैविटी आप कह लो, स्मॉल एयर फिल्ड चैम्बर है जो टेम्पोरल मेम्ब्रेन में जो है वो प्रेजेंट होता है। सेपरेट होता है एक्सटर्नल ईयर से बाय द विद द ईयर ड्रम की मदद से जो है वो एक्सटर्नल ईयर सेपरेट होता है, जबकि इनर ईयर से बोनी पार्टीशन की मदद से जो है वो सेपरेट होता है, जिसके अंदर 2 बोनी पार्टीशन, जिसमें फर्दर जो है वो जिसमें 2 ओपनिंग आती है, एक राउंड और एक ओवल विंडो आ जाती है। मिडल ईयर की बात करें तो इसमें 3 ऑडिटरी ऑसिकल्स आते हैं, मैलियस, इनकस एंड स्टैब्स। जैसे कि आप जो है वो नेक्स्ट डायग्राम में जो है वो देख सकते हो, तीनों बोन जो है वो दिखाई है। तीनों बोन रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि किस तरीके साउंड वेव को ट्रांसफर होने हैं फ्रॉम ईयर ड्रम से इनर ईयर में। इनर ईयर की बात करें तो इनर ईयर ये लैबिरिथम बेसिकली फ्लूइड फिल्ड जो है वो आपका पार्ट आ जाता है एक ईयर का, जो फर्दर मेडअप ऑफ होता है बोनी लैबिरिथम से एंड इनर जो है वो मेम्ब्रेनस लैबिरिथम से। बोनी लैबिरिथम की बात करें तो इसमें 3 पार्ट्स आते हैं, कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर केनाल। कॉक्लिया के अंदर फिर फर्दर स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होते हैं जो बेसिकली सेंसरी जो है वो में देख सकते हो, आपको आउटर ईयर जो है वो दिखाया हुआ, मिडल इनर ईयर दिखाया है, यूस्टेशन ट्यूब दिखाई हुई है, कॉक्लिया जो है वो दिखाया हुआ है, सेमी सर्कुलर केनाल ये आपको डायग्राम में देख सकते हो आप, इसमें जो है वो आपको सेमी सर्कुलर केनाल के जो ये तीनों 3 सेमी सर्कुलर केनाल कहते हैं। नेक्स्ट आपके पेशेंट उसका ऑर्डर देख
के ऑब्जेक्टिव सब कॉम्बिनेशन के अंदर मैं पार्ट करना मुझे, फिर उसके बाद उसको केयर शो करा जिसमें वो लग रहा है वर्बल या कोई नॉन वर्बल, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए रोम करने वो हम यूज़ करते हैं। आप ट्रिगर आप हुआ है, आप ट्रिगर्स पार्ट होता है, आप इसको जो है वो व्यू करते हो, ऑरिकल को व्यू करके देख लेते हो, इंस्पेक्ट करते हो, लोब्यूल को देखते हो उनका साइज प्रॉपर है या नहीं, शेप प्रॉपर है या नहीं, पोजीशन है या नहीं है। नॉर्मली ईयर जो है वो इक्वल होते हैं साइज, बाईलेटरली 4-2 सेंटीमीटर्स का साइज़ होता है, अलाइन होते हैं विद द कॉर्नर ऑफ ईच आई के साथ, और जो है विद इन द 10 डिग्री एंगल ऑफ वर्टिकल पोजीशन में होता है। ईयर लोब जो है वो फ्री भी हो सकते हैं, अटैच भी हो सकते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, एक तरफ आपको अटैच दिखाए हों और एक तरफ आपको फ्री जो है वो ईयर जो है वो दिखाए होंगे। इसके बाद आप जो है वो साथ देख नॉर्मली जो है वो अगर ये सारी चीज़ें थी जो हमने नॉर्मली डिस्कस की। इन केस ऑफ एबनॉर्मलिटी अगर कान का साइज़ छोटा है तो वो 4 सेंटीमीटर से कम होगा, और अगर लार्ज है तो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। इसके अलावा अगर ईयर जो है वो मैल अलाइन है, ये लो सेट ईयर है, तो वो शो करते हैं कि पेशेंट को कोई जेनेटो यूरिनरी डिसऑर्डर हो सकता है, कोई क्रोमोसोमल जो है वो डिफेक्ट हो सकता है पेशेंट में। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हो, आपको एक तरफ लो सेट ईयर दिखाया हो, एक तरफ हाई सेट ईयर दिखाया हो, फिर ये आप आ जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप इंस्पेक्शन में इंस्पेक्ट करते हो, कोई लीशन वगैरह तो नहीं प्रेजेंट, कोई डिस्कलरेशन तो नहीं है, कोई डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं प्रेजेंट है। नॉर्मली जो है वो स्किन जो है वो स्मूथ होती है। एक्सटर्नल ईयर की अगर बात की जाए तो उसकी स्किन स्मूथ होगी, वहाँ पे कोई लीजन, लम्प, नोड्यूल नहीं प्रेजेंट होते। कलर भी कंसिस्टेंट होता है विद फेशियल कलर के साथ। इसके अलावा डार्वन ट्यूबरकल एक बेसिकली इनसिग्निफिकेंट सी प्रोजेक्शन है, वो जो है वो देखी जा सकती है ऑरिकल पे। जैसे कि आप ये डायग्राम में देखते हो कि ये जो ब्लू एरो दिखाया हुआ है, ये डार्वन जो है वो ट्यूबरकल जो है वो दिखाया हुआ है कि बेसिकली एक इनसिग्निफिकेंट सी प्रोजेक्शन है जो आपको हो सकती है, और ये नॉर्मल होती है, कोई डिस्चार्ज बार प्रेजेंट नहीं होता। इनकेस ऑफ नॉर्मल फाइंडिंग अगर पेशेंट को इन्फेक्शन, तो उस केस में आपको जो है वो एक्सटर्नल ईयर पे जो है वो प्री ऑरिकल या पोस्ट ऑरिकल लिम्फ नोड जो है वो इलाज हो सकते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को गाउट है तो उस केस में टॉफ़ी प्रेजेंट हो सकता है, यानी नॉन टेंडर हार्ड क्रीम कलर के नोड्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं हेलिक्स या एंटी हेलिक्स एरिया पे। इसके अलावा अगर पेशेंट को जो है वो पोस्ट ऑरिकल सिस्ट है तो उस केस में जो है वो पोस्ट ऑरिकल सिस्ट वो प्रेजेंट हो सकते हैं, जो शो करते हैं कि स्पीशियस ग्लैंड ब्लॉक है। इसके अलावा पेशेंट को जो है वो स्किन पे अल्सरेटेड क्रस्टेड न्यूड्यूल्स वगैरह प्रेजेंट हो सकते हैं, या रेडनेस स्वेलिंग हो सकती है, या कोई स्केलिंग हो सकती है जो ओटाइटिस एक्सटर्ना को शो करते हैं। इसके अलावा अगर वहाँ पे स्किन जो है वो पेल ब्लू ईयर कलर है तो वो फ्रॉस्ट बाइट को जो है वो शो करता है। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हो, एक तरफ आपको पोस्ट ऑरिकल सिस्ट दिखाए हुए हैं बिहाइंड द ईयर, और फिर ओटाइटिस एक्सटर्ना दिखाया जिसमें रेडनेस है, साथ में चाहिए फ्रॉस्ट बाइट। इसके बाद जो होता है इंस्पेक्शन के बाद नेक्स्ट आपके पास जो टेक्निक आ जाती है फिजिकल एग्जामिनेशन की, वो आ जाता है पल्पेशन, जिसमें आप ऑरिकल को ओ मस्टाइड प्रोसेस को जो है वो पल्पेट करके देख लेते हो। ऑरिकल या पिना उसको आप पल्पेट करते हो मस्टाइड प्रोसेस है। नॉर्मली ऑरिकल ट्रेगर्स और मस्टाइड प्रोसेस नॉन टेंडर होते हैं, यानी नॉट टेंडर होते हैं। आप अगर उसको पल्पेट करते हो तो आपको कोई पेन जो है वो महसूस नहीं होती। लेकिन इन केस ऑफ एबनॉर्मेलिटी
क्या होगा कि वो ऑरिकल या ट्रेगस जो है वो पेनफुल हो सकता है जब आप उसको जो है पल्पेट करोगे, और ये जो है वो ओटाइटिस एक्सटर्ना को ये पोस्ट ऑरिकल सिस्ट की वजह से जो है वो होता है बेसिकली। इसके अलावा अगर मास्टॉइड प्रोसेस जो है वहाँ पे अगर आपको कोई टेंडरनेस नज़र आती है तो वो शो करता है मास्टोआइडाइटिस जो है पेशेंट को है। इसके अलावा अगर टेंडरनेस बिहाइंड द ईयर है तो वो ओटाइटिस मीडिया की वजह से हो सकती है। इंटरनल ईयर की बात करें तो उसमें ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन बेसिकली की जाती हैं। उसमें जो है वो बेसिकली आप एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को जो है वो व्यू करते हो विद द यूज़ ऑफ ऑटोस्कोप। इंस्पेक्शन में आप सबसे पहले इंस्पेक्ट करते हो, देखते हो वहाँ पे कोई डिस्चार्ज तो नहीं प्रेजेंट। अगर कोई डिस्चार्ज है तो उसका कलर क्या है, या जो ईयर वैक्स है उसकी कंसिस्टेंसी क्या है। नॉर्मली बात की जाए तो जो ईयर वैक्स है सेरुमन है वो ऑर्डरलेस होता है, उसमें होता है। और जो है वो ओनली डिस्चार्ज नॉर्मली जो है वो मतलब ऑर्डरलेस जो है वो सेरेमन या ईयर वैक्स प्रेजेंट होती है। नॉर्मली इसका कलर जो है वो येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्राउन, ग्रे, ब्लैक हो सकता है। कंसिस्टेंसी की बात की तो वो सॉफ्ट, मॉइस्ट, ड्राई, फ्लैकी या इवन हार्ड जो है वो हो सकती है। इन केस ऑफ एबनॉर्मेलिटी अगर पेशेंट को जो है कोई ओटाइटिस एक्सटर्ना है या कोई फॉरेन बॉडी वहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है तो उसकी वजह से फॉल्स स्मेलिंग, स्टिकी या येलो डिस्चार्ज प्रेजेंट हो सकता है वहाँ पे ऑडिटरी कैनाल में। इसके अलावा अगर पेशेंट को ओटाइटिस में मीडिया है या कोई टेम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हुई है तो उस केस में ब्लडी या पोर्यूलेंट डिस्चार्ज वहाँ प्रेजेंट हो सकता है। अगर पेशेंट कोई स्कल ट्रामा वगैरह पेशेंट का हुआ तो उस केस में वो ब्लडी या वाटी ड्रेनेज जो है वो वहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट आपको ये डायग्राम में दिखाया हुआ है कि आप जो है वो किस तरीके से जो है वो ईयर कैनाल को जो है वो देखते हो, किस तरीके से आप ऑटोस्कोप यूज़ करके जो है वो विजुअलाइज करते हो ऑडिटरी कैनाल को। इसमें सबसे पहले ये बताया हुआ कि आपने किस तरीके से पोजीशन बनानी, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हो। ईयर कैनाल को स्ट्रेट करने के लिए आपने ऑरिकल को ग्रैस्प करना है, उसको जेंटली जो है वो आपने पुल करना है जेंटली, फर्मली बट जेंटली आपने उसको जो है वो पुल करना है, पहले अपवर्ड देन बैकवर्ड और उसके बाद स्लाइटली अवे फ्रॉम द हेड लेके जाना है। इससे क्या होगा कि आपको ऊपर ईजीली जो है वो कैनाल को जो है वो व्यू कर सकते हो, ऑटोस्कोप को जो है वो ईजीली जो है वो अंदर इंसर्ट कर सकते हो ईयर के अंदर। नेक्स्ट आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है कि किस तरीके से आपको ऑटोस्कोप में जो है वो ईयर ड्रम का टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है वो नजर आएगी। सबसे पहले ये नॉर्मल दिखाई हुई है, साथ में रप्चर जो है वो ईयर ड्रम दिखाया हुआ है, या इसी तरह ये नीचे नॉर्मल मिडल ईयर और जो है वो ओटाइटिस मीडिया जो है वो दिखाया हुआ है। फिर नेक्स्ट आता है आप कलर एंड कंसिस्टेंसी ऑफ ईयर कैनाल जो है उसकी, जो ईयर कैनाल की वॉल है उसकी कंसिस्टेंसी देखते हो, वहाँ पे कोई नोड्यूल्स तो नहीं है उसको देखते हैं। नॉर्मली कैनाल जो है वो पिंक होती है, स्मूथ होती है, वहाँ कोई नोड्यूल नहीं होते। अगर जो है वो वहाँ पे कोई रेडनेस या स्वॉलन है कि ना तो ओटाइटिस एक्सटर्ना को शो करती है। इस तरह जो है वो अगर वहाँ पे जो है वो कोई नॉन मेलिग्नेंट नोड्यूलर स्वेलिंग प्रेजेंट हो सकती है, कोई पॉलिप वगैरह तो नहीं है, आप उसको देखते हो। वहाँ पे बोन की ओवर ग्रोथ तो नहीं है, वो सर्फ को आप कहते हो सर्फर ईयर, जैसे कि आप ये डायग्राम में पॉलिप्स और सर्फ जो है वो सर्फर ईयर जो है वो देख सकते हो। फिर उसके बाद आप टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन को इंस्पेक्ट करते हो, उसका कलर, शेप, कंसिस्टेंसी या लैंडमार्क देखते हो। नॉर्मली टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन पीएलई ग्रे शाइनी थी और ट्रांसल्यूसेंट होती है, कोई बल्जिंग या रिट्रैक्शन जो है वो नहीं होती, स्लाइटली कनकेव होती है, स्मूथ होती है, इंटैक्ट होती है। इन केस ऑफ नॉर्मल फाइंडिंग क्या हो सकता है कि वहाँ पे जो है जब आप टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन को व्यू करते हो तो वो रेड हो सकती है, ये ड्रम बल्जिंग हो सकता है या डिस्टॉर्टेड हो सकता है, या जो लाइट रिफ्लेक्स है वो डिमिनिश हो सकता है। लाइट रिफ्लेक्स बेसिकली क्या है कि जब आप ऑटोस्कोप की लाइट डालते हो टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन के पे तो उस पर एक कोन ऑफ लाइट बनती है, जिसका हमने शुरू में लैंडमार्क में जिक्र किया था। तो वो लाइट रिफ्लेक्स जो है वो बेसिकली वो कोन ऑफ लाइट वो जो है वो डिमिनिश या एब्सेंट होगी इन केस ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। इसके अलावा अगर जो है वो टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन पे आपको कोई येलोइश या बल्जिंग मेम्ब्रेन नज़र आ रही है विद बबल तो वो सीरियस ओटाइटिस मीडिया को शो करती है। अगर ब्लूइश या डार्क रेड कलर आपको वहाँ पे टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन का नज़र आया तो वो शो करता है कि ब्लड जो है वो बिहाइंड द ईयर ड्रम है ड्यू टू स्कल ट्रॉमा। अगर वाइट स्पॉट्स हैं तो वो इन्फेक्शन को शो करते हैं। इसी तरह परफोरेशन अगर है वहाँ पे तो वो भी जो है वो ट्रॉमा को शो करते हैं। ट्रॉमा की वजह से जो है वो फर्दर कोई इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से जो है वो पे वहाँ पे परफोरेशन हो सकती है। प्रोमिनेंट अगर लैंडमार्क्स हैं तो वो ईयर ड्रम रिट्रैक्शन को शो करते हैं। फॉर्म नेगेटिव जो है वो ईयर प्रेशर जो यूस्टेशन ट्यूब को ऑब्स्ट्रक्ट करने की वजह से हो सकता है। फिर अगर वहाँ पे जो है वो एब्सेंट है लैंडमार्क तो वो शो करता है कि ईयर ड्रम थिक हुआ है ड्यू टू क्रॉनिक जो है वो ओटाइटिस मीडिया। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर की एग्जामिनेशन में ऑडिटरी एक्यूटी के टेस्ट आ जाते हैं कि आप हेयरिंग को चेक करने के लिए कौन कौन से जो है वो टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हो। इसमें 3 मेन टेस्ट आते हैं, एक आपका विस्पर वॉइस टेस्ट, फिर आपके पास वेबर टेस्ट और फिर आता है
राइनी टेस्ट होता है। बिगिन करने के लिए स्क्रीनिंग आप सबसे पहले पेशेंट से कहते हो डू यू फील यू हैव अ हेयरिंग लॉस और डिफ़िकल्टी। अगर क्लाइंट रिपोर्ट करता है हेयरिंग लॉस तो फिर आप फर्दर जो है विस्पर वॉइस टेस्ट परफॉर्म करते हो। इसमें आपने क्या करना है कि पेशेंट को कहना है कि 2 फीट बिहाइंड, जो पेशेंट बैठा है उससे आपने 2 फीट बिहाइंड जाके स्टैंड करना है, ताकि जो है वो पेशेंट, अगर आप विस्पर करो तो पेशेंट आपके लिप्स को रीड ना कर सके। पेशेंट को आपने कहना है कि आपने अपने जो नॉन टेस्ट ईयर जिस पे टेस्ट नहीं कर रहे उसको ओक्लूड करना है फिंगर की मदद से और जेंटली रब करे ट्रैगस एरिया को इन अ सर्कुलर मोशन में, जैसे कि आप ये डायग्राम में जो है वो देख सकते हो, ये दिखाया हुआ है कि किस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपने उसको जो है वो ओक्लूड करना है। फिर उसके बाद जो है वो आपने जब उसको पेशेंट ने को आपने बता दिया कि वो एक कान को ओक्लूड करे और साथ जो है वो जेंटली रब करे ट्रिगर्स को, तो उस ताकि ईयर ताकि साउंड जो है वो प्रॉपर तरीके से नॉन टेस्ट ईयर में जो है वो वहाँ पे साउंड जो है वो ना जा सके। पेशेंट को कहना है एक्सहेल करे या फुल ब्रेथ बिफोर विस्परिंग, ताकि जो है वो एक प्रॉपर तरीके से क्लियर क्वाइट वॉइस जो है वो आ सके। विस्पर पेशेंट कहना है 3 नंबर एंड लेटर, यानी उसमें 3 कॉम्बिनेशन यूज़ करना है 3 नंबर्स का एंड लेटर, यानी उसमें 2 नंबर हो सकते हैं, एक लेटर हो सकता है, 2 लेटर हो सकते हैं और एक नंबर हो सकता है। ठीक है, तो उसमें जो है जैसे कि 3U1 या इसकी जगह तो U5V भी हो सकता है। तो डिफरेंट नंबर एंड लेटर कॉम्बिनेशन जो है वो पेशेंट यूज़ कर सकता है। नॉर्मली जो है वो पेशेंट को जब आप उसके सामने ये जो है वो ये 3 नंबर एंड लेटर्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे तो पेशेंट ईजीली जो है वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा, आपको जो सीक्वेंस है वो प्रॉपर तरीके से रिपीट करके बताएगा। लेकिन अगर पेशेंट फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्ड नहीं करता तो आप टेस्ट को सेकेंड टाइम रिपीट कर सकते हो। एटलीस्ट पर्सन को जो है वो 3 आउट ऑफ 6 जो है वो नंबर करेक्टली जो है वो नंबर या लेटर जो है वो बताने चाहिए। लेकिन अगर पेशेंट जो है वो आपको 4 ऑफ द 6 जो आपने 6 पॉसिबल नंबर एंड लेटर्स बोले हैं उनमें से जो है वो 4 वो नहीं बता पाया या 4 उसके इनकरेक्ट हैं, तो आप जो है वो फर्दर पे ऑडियोमीट्री जो है वो की जाती है चेक करने के लिए कि जो है वो किस तरह का हेयरिंग लॉस है। फिर ये नेक्स्ट हेयरिंग एंड के जो है वो कुछ टेस्ट आते हैं, इसमें वेबर एंड आइनी टेस्ट आता है। वेबर एंड आइनी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 2 टेस्ट हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बेसिकली जो वेबर टेस्ट है ये इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि आप यूनिलेटरल कंडक्टिव हेयरिंग लॉस और इसी तरह यूनिलेटरल सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस जो है वो उसको आइडेंटिफाई कर सको। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस की बात की जाए तो इसे मिडल ईयर हेयरिंग लॉस भी कहते हैं, जबकि सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस को जो आप इनर ईयर हेयरिंग लॉस भी कहते हैं। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस बेसिकली तब होता है जब वेव जो साउंड वेव है मिडल ईयर से इनर ईयर तक कंडक्ट ना हो, यानी पास ना हो रही हो, उसको आप कहते हो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग होता है जब इनर ईयर में जो बेसिकली हेयरिंग के स्टिमुलाई को रिसीव कर रहे होते हैं, इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, जब वही प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं होते या वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सेंस नहीं कर पाते, उस हेयरिंग लॉस को आप कहते हो सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। वेबर टेस्ट में आपने क्या करना है कि बेसिकली एक ट्यूनिंग फोक लेना है, उसको जो है वो विद द बैक ऑफ योर हैंड स्ट्राइक करना है और पेशेंट की सेंटर पे जो है वो प्लेस कर देना है, जैसे कि आप ये डायग्राम में जो है वो देख सकते हो। सेंटर में जो है वो आप प्लेस कर सकते हो या ब्रिज ऑफ फोरहेड पे रख प्लेस कर सकते हो ट्यूनिंग फोक को। नॉर्मली क्या होता है, नो लेटरलाइजेशन होती है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ साउंड आपको ज़्यादा सुनाई दे और दूसरी तरफ जो है वो कम, आपको दोनों तरफ जो है वो इक्वल साउंड सुनाई, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हो, आपको दिखाया हुआ है कि दोनों तरफ इक्वल साउंड सुनाई जो है वो देगी। लेकिन अगर इन केस पेशेंट को कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है तो उस केस में जो अफेक्टेड ईयर यानी जहाँ पे वो हेयरिंग लॉस प्रेजेंट है उस कान में आवाज़ ऊंची सुनाई देगी एज़ कम्पेयर टू जो है वो अदर। इसी तरह जो है वो अगर पेशेंट को सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है तो उस केस में जो नॉर्मल ईयर है उसमें आवाज़ सही सुनाई देगी, जबकि वो जहाँ पे हेयरिंग लॉस है उसमें आवाज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से सुनाई नहीं देगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो नॉर्मली कोई लेटरलाइजेशन नहीं है। अगर पेशेंट को कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है तो उसमें अफेक्टेड ईयर पे लेटरलाइजेशन ज़्यादा होगी, यानी वहाँ पे आपको आवाज़ ज़्यादा लाउड सुनाई देगी। और अगर पेशेंट को सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है तो उसमें जो है जो नॉर्मल ईयर है वहाँ पे आपको आवाज़ सुनाई देगी, जबकि अफेक्टेड ईयर पे आवाज़ सुनाई जो है वो नहीं देगी। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है राइनी टेस्ट। राइनी टेस्ट बेसिकली एयर और बोन कंडक्शन को कंपेयर करने के लिए जो है वो किया जाता है कि इधर एयर कंडक्शन ज़्यादा है या बोन कंडक्शन जो है वो ज़्यादा है। इसमें आप ट्यूनिंग फोक लेते हो, उसको स्ट्राइक करते हो और फिर प्लेस करते हो बैक ऑफ द जो है वो बैक ऑफ द क्लाइंट जो है वो मस्टॉइड, जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हो उसके मस्टॉइड प्रोसेस पे जो है वो आपने प्लेस करना है पेशेंट के।
मास्टॉइड प्रोसेस को बोलते हैं, तो उससे बेसिकली बोन कंडक्शन को आप चेक करते हो कि कितनी जो है वो साउंड वेव्स थ्रू बोन जो है वो आगे ट्रांसफ़र हुई है। जब पेशेंट आपको रिपोर्ट करेगा कि उसको आवाज़ आने बंद होगी, तो आप वो ट्यूनिंग फॉर्क उठा के कान के करीब लेके जाते हो। वहाँ से आप देखोगे जो पहले आपको बोन, आपका ईयर जो है वो इवन फिर भी उसको सेंस कर पाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि एयर कंडक्शन ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू बोन कंडक्शन से। इन केस ऑफ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस ये उल्टा हो जाएगा, यानी बोन कंडक्शन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एयर कंडक्शन। इंसान के पेशेंट को सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, तो उसमें एयर कंडक्शन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बोन कंडक्शन के। फिर नेक्स्ट आपके पास लास्ट टेस्ट आ जाता है, इसमें रोम्बर्ट टेस्ट आता है। ये बेसिकली इक्विलिब्रियम को चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें पेशेंट को कहता है आपने स्टैंड होना है विद फीट्स टुगेदर और आर्म एट साइड, जैसे कि आप ये डायग्राम में जो है वो देख सकते हो। पेशेंट को पहले आइज़ ओपन करना है और फिर उसको कहना है अपनी आइज़ को क्लोज करें, और यूँ आपने खड़ा होना है फॉर 20 सेकेंड विदाउट कि आप हिले जुले या इधर उधर जो है वो झुको। अगर पेशेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो स्टैंड हो जाता है तो नहीं, लेकिन पेशेंट अगर अपनी फीट्स को अपार्ट करता है फॉल होने से प्रिवेंट करने के लिए, या स्टार्ट टू फॉल फ्रॉम द ड्यू टू लॉस ऑफ बैलेंस, तो उस केस में वो शो करता है कि पेशेंट को कोई ना कोई वेस्टिब्यूलर डिसऑर्डर है। तो आज के लेक्चर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके वेबर एंड राइनी टेस्ट हैं, उसके बाद विस्पर वॉइस टेस्ट है, और ये रोम्बर्ट जो है वो टेस्ट है। याद है कि वेबर टेस्ट लेटरलाइजेशन को चेक करने के लिए किया जाता है, कि और जबकि राइनी टेस्ट जो है वो एयर और बोन कंडक्शन के दरमियान कंपैरिजन के लिए चेक किया जाता है कि एयर कंडक्शन ज़्यादा है या बोन कंडक्शन ज़्यादा है।